हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे ही आज हम करेंगे 12th क्लास का चैप्टर पतंग, 3rd चैप्टर। यानी कि आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था, आत्म परिचय। तो आई होप आप सभी को वो चैप्टर समझ आया होगा। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़िए इस प्लेटफॉर्म को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सपोर्ट करिए, बिकॉज हमें आप सभी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है। क्योंकि हम जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करेंगे वैसे हम आपके लिए एजुकेशन और अच्छी से अच्छी लेकर आते रहेंगे और अपनी एजुकेशन में सुधार करते रहेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कमी नजर आती है हमारी वीडियोस में, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी डिफिकल्टीज भी सॉल्व कर सके और आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करने के लिए। तो चलिए बिना देरी करे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर पतंग पढ़ते हैं। पतंग एक कविता के रूप में दी गई है। आज हम काव्यखंड करेंगे। काव्यखंड से ही हमने 12th चैप्टर का स्टार्ट किया है सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड हम पढ़ेंगे पतंग। इसके रचयिता हैं आलोक धनवा जी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कविता जैसे जब वर्षा ऋतु आती है ना, वर्षा का मौसम आता है, वो टाइम चला गया है, वो महीना चला गया है वर्षा ऋतु का। उसके बाद जो भादो का महीना आता है, वैसे तो हम सब आप सभी को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे याद रहते हैं, लेकिन हम आप सभी ने देखा होगा हमारे पेरेंट्स को जनवरी फरवरी नहीं याद रहता है। उन्हें बैसाख, महा, भादो ऐसे करके, क्वार पाक ऐसे करके उन्हें महीने याद रहते हैं। तो लेकिन इसमें जैसे जो पुराने टाइम के लोग हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स लोग हैं, उनको जैसे महीने याद रहते हैं ना, बैसाख आ गया, हम कहते हैं बैसाख क्या होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसीलिए इसमें वैसे ही ना महीनों के नाम लिए गए हैं। तो ये जब भादो आ जाता है, उस टाइम की कविता लिखी गई है, जब हम पतंगे उड़ाते हैं। पतंगे आप सभी को पता है कि हम किस टाइम उड़ाते हैं, तो बताने की तो जरूरत नहीं है। एक मन में उल्लास हो जाता है पैदा कि हमें पतंगे उड़ानी है 15 अगस्त वाले दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता को। देखिए, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यानी कि कभी हमें कैसे, किस तरीके से वो हमें उस महीने को एक तरीके से व्यक्त करे हमारे सामने। देखिए, सबसे तेज बौछारे गई भादो आया, कि सबसे तेज वर्षा चली गई, वर्षा का महीना चले गया, उनकी बौछारें चली गई, भादो आ गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जैसे खरगोश की आंखें हमेशा लालिमा छाई रहती है ना उसकी आंखों में, वैसे ही उसका उदाहरण लिया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा मतलब आसमान को, जो आकाश है उसमें लालिमा छाई हुई है। किस तरीके से? शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ये लाइन बताई है, बड़े अलग तरीके से, कि कैसे पुलों को पार करते हो, कि बहुत दूर से भादों का महीना आ रहा है और आकाश हमें अपनी तरफ से, मतलब एक तरीके से पूरा जो महीना है वो हमें अपनी और एक अलग ही तरीके से आकर्षित कर रहा है, वो बहुत दूर से चला आ रहा है पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कि अपनी नई चमकीली साइकिल, नया सवेरा है, नया महीना है, नया दिन है, लालिमा छाई हुई है, पुलों को बहुत दूर से, पुलों को पार करते हुए भादों का महीना आ रहा है, तेज साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कि वे अपने चमकीले इशारों से बहुत मतलब अलग तरीके से इशारों से बच्चों को बुला रहा है, पूरे बच्चों को, झुंड को, पतंग उड़ाने वाले झुंड बच्चों को बुला रहा है अपनी तरफ कि पतंग उड़ाएं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पहले हम सप्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रस्तुत पतंग में से उद्भूत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रस्तुत कवि में प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बालमन को सुलभ चेष्टाओं का संजीव चित्रण किया है। देखिए, हमारे पास जितने भी काव्य आएंगे, जितने भी हम काव्यांश पढ़ेंगे इसमें, उसमें सप्रसंग व्याख्या सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि एक ही चैप्टर की कविताएं हैं। तो मैं आपको सप्रसंग सिर्फ फर्स्ट में बता रही हूँ, क्योंकि सेम सप्रसंग रहता है सभी कविता के पैराग्राफ में।
अब उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सावन के महीने में आने वाली तेज बारिश भी चली गई है और भादों का महीना भी बीत गया है। कवि कहता है कि अंधेरी रात बीत गई और सुहानी सुबह हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सावन और भादों के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। इसी कारण सवेरा होने के बाद करता है शरद ऋतु की सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है, शरद ऋतु की सुबह आकाश में जो लालिमा होती है उसको देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है जैसे वो खरगोश की लाल आंखें को कहने का तात्पर्य कर रहा है, क्योंकि खरगोश की आंखों का रंग लाल रहता है। शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। कवि कहता है कि शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है। शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है। पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से इस साल की शरद ऋतु के आने तक ऋतुएं बीती हैं। इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल को पार करने का नाम दिया हुआ है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शरद ऋतु में दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर गुजर रहा है और जोर जोर से घंटी बजाते हुए इशारों से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। यह है कि शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों को समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, कभी भी आप सभी ने देखा होगा कि 15 अगस्त का जब दिन होता है तो जब धूप का टाइम होता है तो बहुत कम बच्चे उड़ाते हैं पतंगे अपनी, लेकिन जब धूप थोड़ी सी छाया आ जाती है, थोड़ा मौसम में चेंजेस आ जाते हैं तो सब अपने अपने घरों से निकल के छतों पे खड़े हो जाते हैं पतंगे उड़ाने के लिए। बच्चों में एक अलग ही उल्लास पैदा हो जाता है पतंगे उड़ाने के लिए। तो वैसे ही इसमें बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट व्याख्या पे, काव्य पे चलते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, कि अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुला रहा है और आकाश को मुलायम बना रहे हैं। यानी कि इसी से तात्पर्य है कि उन्होंने आकाश को मुलायम बनाते हुए का तात्पर्य दिया है कि बच्चों के अनुसार आकाश को मुलायम बना रहे हैं कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। देखिए, पतंगों में कई तरीके के रंग होते हैं, हर तरीके की पतंग आती है, एक रंग की भी आती है और कई तरीकों की भी पतंग आती है। तो उसमें वही बताया कि सबसे हल्की और रंगीन, और बहुत ज्यादा उसमें वजन नहीं होता, वजन होगा तो वो उड़ नहीं पाएगी, इसलिए बहुत पतली लेयर की, बहुत पतले कागज की पतंग बनाई जाती है और सबसे रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बहुत पतली पतली आपने देखी होगी ना, सीके लगी हुई होती हैं जहां पर उसके तीर कमान होते हैं। कि शुरू हो सके सीटियों की किलकारियां, जब पतंग कटती है तो भी सीटी बजाते हैं और जब पतंग ऊंची उड़ जाती है तो भी सीटी बजाते हैं और कोई काटता है तो भी सीटी बजाते हैं, लूटने के लिए भी सीटियां बजाई जाती हैं। बहुत तरीके के अलग अलग चीजें हो रही होती है और सब में किलकारियां, यानी कि सब में गूंज होती है, आवाजें होती हैं चीखने की, चिल्लाने की, खुशियों की, किलकारियों की। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, इसकी व्याख्या देखते हैं। शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ, स्वच्छ और मौसम सुहाना हो जाता है और ऐसा निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके। जब मौसम साफ हो जाता है, हवा अच्छी चल रही होती है, तो पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आ रहा होता है और बड़ा इंजॉयमेंट हो रहा होता है। और पतंग जब ऊंची उड़ती है तो उस टाइम खुशी का लेवल ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु भी खुद यही चाहती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और सबसे पतली बांस की लचीली एवं झुकाई गई लोहे की कीली से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते हुए, खुशियों से चिल्लाते हुए, सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह कोमल बच्चों की एक नई दुनिया शुरू हो सके। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा ना, कितनी खुशी होती है जब पतंग कट के गिर रही होती है। मतलब है ना, उन्हें लगता है कि बस अब हम इसे पकड़ ही ले, चाहे हाथ में नहीं है लेकिन सब भागते हैं, सब
चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती हैं। यानी कि जब बच्चों की पतंग ऊंची उड़ती है तो उनकी इच्छाएं भी और होती है, हम और उड़ाएंगे, उसकी पतंग ऊंची उड़ रही, मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम खुशी का माहौल होता है। तो उन्होंने बच्चों के लिए बालक का उदाहरण लेते हुए आसमान का वर्णन किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखिए कपास होता है, आप सभी को पता होगा कपास क्या होता है, रुई। जन्म से ही लाते हैं। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ पैर हम देखते हैं बहुत कोमल तरीके से होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, जैसे रुई की ना फॉर्म होती है, रुई होती है, फॉर्म तो फिर भी बहुत ज्यादा टाइटली ना होती है, नॉर्मल भी आती है, लेकिन रुई बड़ी मुलायम होती है। तो कपास का उदाहरण दिया है, बच्चों के जब कोमल हाथ पैर, जब वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनके हाथ पैर देखते तो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, और जब वो थोड़े से भागने लग जाते हैं तो पृथ्वी भी उनके पास, पैरों के पास बेचैन होकर आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, यानी कि मतलब बिना चिंता के दौड़ते हैं। जब पतंग लेने भागते हैं तो उन्हें ये नहीं पता रहता हम गिरेंगे क्या होगा, नहीं, उन्हें अपनी पतंग लेने से, लूटने से मतलब होता है। तो उसमें यही कहा गया है कवि ने, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर छतों को भी नरम बनाते हुए। जब बच्चे छोटे छोटे दौड़ते हैं तो उनके कोमल पैर छत पर पड़ते हैं और दौड़ते हैं बेसुध होकर, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं, मतलब पग भरते हुए, जब धीरे धीरे अपने पग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल की तरह लचीले। देखिए इसमें डाल की तरह लचीले किसे कहा गया है, बच्चों को, कि जब वो भागते हैं ना तो उनका जो शरीर होता है, जो बच्चों का शरीर होता है, तो वो लचीलापन का होता है। उस टाइम उनमें अपने शरीर को साधने की क्षमता नहीं होती है। तो बच्चे को जब हम दूर से भागता हुआ आकर देखते हैं, खुशी भी होती है लेकिन डर भी लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन साधते हैं अपने शरीर को वो। फिर भी बच्चा कभी कभार ऐसा होता है भाग कर आता है और साध लेता है अपने आप को, गिरने नहीं देता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं, जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। कि जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके आसपास आ रही है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठिन कठोर जमीन का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि जब हम छत पे भागते हैं तो गर्म होती है, हमें गर्म लग रही होती है क्योंकि हम वो चीज महसूस करते हैं। लेकिन जब बच्चे को छोड़ दो और वो एंजॉयमेंट कर रहा होता है, जब खेल रहा होता है, पतंगों के पीछे भाग रहा होता है, तो वो गर्म चीज महसूस, गर्म छत नहीं लगेगी उसे, भागने से, बेसुध होकर भागने से मतलब होता है, एहसास भी नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि जब बच्चे पतंग को भी आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उनसे उस वक्त कठोर जमीन भी नरम ही महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूम झूम कर नाचता हो। बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो उन्हें किसी चीज से मतलब ही नहीं होता है। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे पेड़ की लचीली डाल हो, क्योंकि जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर सही सलामत आ जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों का लचीला शरीर फुर्ती से इधर उधर भागते हुए ही एक जगह से दूसरी जगह पुनः अपनी पहली जगह पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट काव्य देखेंगे। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। यानी कि जब छोटा बच्चा भागता है तो छतों के किनारे जो बने होते हैं, जो हमारी बाउंड्रीज बनी होती हैं, तो वो बहुत छोटी हुआ करती थी पहले, अभी भी कहीं कहीं आप देखेंगे कि बहुत छोटी बाउंड्रीज होती हैं, तो उससे किनारों से बचाता है उन्हें। उनका बेसुध होकर भागना उन छतों के किनारों से, खतरनाक किनारों से, खतरनाक तो होगा ना क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, डर रहेगा भागेगा बच्चा, संभाल पाए या नहीं, लेकिन वो उस टाइम इस तरीके से अपने आप को संभालते थे, उनसे बचाते हुए उस समय गिरने से बचाता है। उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। यानी कि जो पतंगे ऊंची उड़ रही हैं उसमें इतना उल्लास हो रखा है, उनमें इतनी उमंगे भर रखी है, उत्साहिता है कि उस पतंगों की जो उड़ने की ना किलकारियां हैं, खुशी है, वही चीज उन्हें गिरने से, खतरनाक किनारों से
बचाती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मन की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, खुशी की बेचैनी, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पतंग भी एक सिर्फ धागे के ऊपर ही उड़ती है, उसमें कोई ज्यादा धागे नहीं बनते, एक ही धागा बांधा जाता है और वो उतनी ऊंची उड़ जाती है। उसी तरीके से बच्चे भी वैसा ही सोच रहे होते हैं, उनकी भी उमंगे उस धागे के सहारे उड़ रही होती हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। देखिए, कभी बच्चा गिरने से बचा लेता है अपने आप को और हम उसके ऊपर मतलब खुशी व्यक्त करते हैं जब, तो वो चीज बार बार करता है क्योंकि वो उस चीज से बच जाता है। तो जब बच्चों को लगता है कि हाँ हम किनारों से बच गए, तो वो और ज्यादा निडर होकर भागते हैं और ज्यादा अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि पृथ्वी ऐसा लगता है और भी जल्दी जल्दी घूम कर आती है उनके कोमल पैरों के पास। व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि कहते हैं, बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं। लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है, उनकी खुशी ही उनको बचाती है। किसी की भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों तक बच्चे पतंगों की डोर अपने हाथों में थाम कर पतंग उड़ाते हैं, और बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। यानी कि एक पतंग के धागे, जब पतंगे उड़ रही होती है, हमारी पतंग बहुत ऊंची हो जाती है, बच्चे कितने, हम भी, जैसे हम लोग को नहीं उड़ानी आती है, जिसको नहीं उड़ानी आती है, जैसे मेरे को तो नहीं उड़ानी आती, तो लेकिन पतंग ऊंची उड़ रही होती है तो बड़ी खुशी हो रही होती है कि हाँ पतंग ऊंची उड़ रही है। तो ये नॉर्मल है, नेचुरल बिहेवियर है सभी का। वैसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं, अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, बच्चे अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो खुद भी उड़ रहे हैं, उनकी कल्पनाएं भी व्यक्त हो रही हैं उसमें। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा लेते हैं। आगे कवि कहते हैं, पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज्यादा चोट ना लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज्यादा भयहीन यानी कि निडर हो जाते हैं। जब बच्चे गिर भी जाते हैं लेकिन उन्हें अगर चोट ज्यादा नहीं लगती तो वो चीज महसूस नहीं करते हैं, वो अपने निरंतर खुशियों के मतलब निरंतर जो उनकी मौज मस्ती का चल रहा होता है मन, उस टाइम वे वैसे ही रहते हैं और निडर होकर खेल में लग जाते हैं, भागने में लग जाते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है, उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो अत्यधिक उत्साह, साहस व निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। यह दो गुना जोश देखकर फिर भी तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी अधिक तेजी से आकर घूम रही हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा काव्य खत्म होता है। इसमें साफ साफ इतना व्यक्त किया है कि जब हम पतंग उड़ाने का टाइम आता है, हमारे जब पतंग जिस महीने में हम उड़ाते हैं उस टाइम इस तरीके का माहौल हो जाता है, बच्चे अपनी खुशियों में झूम रहे होते हैं। पतंग उड़ाते वक्त बच्चे को जो गिर जाते हैं उनको यदि ज्यादा चोट नहीं लगती तो वो फिर से उत्साह के साथ अपना भयहीन मतलब निडरता के साथ अपनी पतंग उड़ाने लग जाते हैं। उन्हें डर खत्म हो जाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोट नहीं लगी, और बच्चे डबल खुशी से अपने घूमने फिरने लग जाते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि पृथ्वी और अधिक तेजी से उनके कोमल जैसे कपास जैसे पैरों के पास आके घूम रही हो। इस चैप्टर में पूरा पतंग की कविताओं के अनुसार बताया गया है कि किस तरीके से उस टाइम हम जैसे बच्चे सभी लोग किस तरीके से उल्लास, उत्साह, साहस दिखाते हैं और कवि उसी तरीके का व्यक्त कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से कविता समझ आई होगी। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और आपको आई होप आप सभी को ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई हो, बिकॉज मैंने आपको अलग अलग चैप्टर, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आत्मरिचय और एक गीत, मैंने कोशिश करी थी कि आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं और अच्छे से समझ आए। तो आई होप आप सभी भी मेरे को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। इसी काव्य के साथ हमारा ये चैप्टर की कविता खत्म होती है। तो जिसको भी ये चैप्टर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकता है, लेकिन कोशिश इतनी है कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और कविता है। कविता बहुत अलग तरीके से ढंग से
आलोक धनवा जी ने हमारे सामने वर्णन किया है पतंग का भादों का महीना। तो आप सभी इस चैप्टर को एक और बार, कविता अगर नहीं समझ आई तो एक बार और रीड करेंगे या एक और बार वीडियो देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी। और फिर भी आपको हिंदी में कोई डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपकी सारी डिफिकल्टी सॉल्व कर सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एजुकेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच।